ऑफ फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे, आईसीजी डे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑफ फरवरी की, कि सेकेंड ऑफ फरवरी को भी कोई डे होता है क्या। तो सेकेंड ऑफ फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड ऑफ फरवरी का। जो थीम है, आपको पता है जितने भी डे सेलिब्रेट होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द डेज की एक थीम सेट की जाती है, और ये जो थीम है ये हर साल चेंज होती है। तो इस बार 2023 में वर्ल्ड वेटलैंड डे का जो थीम है वो है इट्स द टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्या है थीम? इट्स द टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो इसको याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब सेलिब्रेट होता है? सेकेंड ऑफ फरवरी को। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है इट्स द टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्लियर हो गया? इट्स अ टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये इसका थीम है। बात किसकी कर रहे हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात कर रहे हैं। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सेकेंड ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इज इट क्लियर? ओके। इसके अलावा एक और डे होता है सेकेंड ऑफ फरवरी को, और उसको हम बोलते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस डे। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सेकेंड ऑफ फरवरी को। सो अर्थराइटिस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो सेकेंड ऑफ फरवरी को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं आरए अवेयरनेस डे। आरए का मतलब हो गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस डे। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सेकेंड ऑफ फरवरी को। ओके चलिए, सो ये आपका सेलिब्रेट किया गया 29 ऑफ जनवरी को। मार्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 30 जनवरी को। इसके अलावा हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था 157th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय जी। सो जो लाला लाजपत राय जी हैं, इनकी जो 157th बर्थ एनिवर्सरी है ये अभी कब सेलिब्रेट की गई? 8 जनवरी है ना, 28 जनवरी। इंटरनेशनल कस्टम डे है 26 ऑफ जनवरी को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश फाउंडेशन डे। हिमाचल प्रदेश फाउंडेशन डे मतलब 5 जनवरी हिमाचल प्रदेश का हैप्पी बर्थडे कब होता है? 25 जनवरी को होता है। और नेशनल वोटर्स डे आप लोगों को याद होगा रिपब्लिक डे के एक दिन पहले, है ना। सो रिपब्लिक डे के एक दिन पहले क्या होता है? नेशनल वोटर्स डे होता है, और इस बार 13th एडिशन सेलिब्रेट किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 25 ऑफ जनवरी। क्लियर हो गया? ओके चलिए, अब यहाँ पर आते हैं हमारी पहली हेडलाइन पर, और नेशनल कोलकाता बुक फेयर की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर की बात कर रहे हैं। और इस बार ये कौन सा एडिशन है? तो ये है आपका 46th एडिशन। क्लियर हुआ? सो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर डे, ये बुक फेयर, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, इसका रिसेंटली इनॉग्रेशन किया गया। सो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, इन्होंने 46th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का इनॉग्रेशन किया। तो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, इसका इस बार कौन सा एडिशन है? 46th एडिशन है। और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? ममता बनर्जी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर की बात कर रहे हैं। कौन सा एडिशन है? 46th एडिशन है। और इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के द्वारा किया गया। अब अगर हम इस फेयर की बात करें, ये जो मेला है इसका मतलब ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये जो मेला है ये बोई मेला कोर्टयार्ड, सेंट्रल पार्क फेयर ग्राउंड, करुणामयी, साल्ट लेक, कोलकाता। सो ये जो फेयर है इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है बोई मेला कोर्टयार्ड, सेंट्रल पार्क फेयर ग्राउंड, करुणामयी, सॉल्ट लेक, कोलकाता में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। वहां पर ये जो फेयर है, ये जो बुक फेयर है, जो मेला है ना, पुस्तक मेला जो है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है यहाँ पर। और ये एडिशन कौन सा है? 46th एडिशन है। एग्जाम में आपसे यही पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन है और किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया और किस फेयर की हम बात करें। ठीक है, तीन चीजें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं आपसे। इसके अलावा ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्पेन के जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट है, नाम इनका क्या है? मारा जोस गॉल्वेज साल्वाडोर। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है कि स्पेन के जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मारा जोस गाल्वेज साल्वाडोर। और इसके अलावा अम्बेसडर ऑफ स्पेन टू इंडिया, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जोस मारिया रिडाओ डोमिंगविच, है ना। ये लोग भी इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्या थे? प्रेजेंट थे। तो ये दोनों नाम आपको याद करना है। पहला नाम आपको याद करना है कि स्पेन के मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट कौन है, और दूसरा नाम इंडियाज अम्बेसडर टू स्पेन कौन है। ठीक है, इंडियाज अम्बेसडर टू स्पेन, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जोस मारिया। तो आप दो चीज याद कर सकते हैं, बहुत इजी है याद करना। इतना बड़ा नाम आपको नहीं याद हो रहा है, शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट कौन है, तो आप बस दो नाम याद कर लीजिए, मारा जोस।
ठीक है, मारा जोस हो गया। और इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो इंडिया एम्बेसडर टू स्पेन हो जाएंगे, इनका नाम क्या है, जोस मारिया। ठीक है, दोनों को रिवर्स कर दीजिए, आपको याद रहेगा, एकदम को रिलेट कर रहा है दोनों नाम। ठीक है, तो स्पेन के जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट है, इनका नाम मारा जोस है। और जो इंडिया एम्बेसडर टू स्पेन है, इनका नाम क्या है, जोस मारिया। ठीक है, आगे जो है वो अंडरस्टूड होगा, देख के समझ में आ जाएगा। बाकी स्टार्टिंग के जो दो वर्ड है उसको आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दी। यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो फेयर है ना, ये 31 जनवरी से ओपन हो गया है। जो भी लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, 12 फरवरी तक। मतलब 31 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है और 12 फरवरी तक आपका ये फेयर चलेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना, फ्रॉम द ऑल ओवर वर्ल्ड अराउंड 20 कंट्रीज इसमें क्या करेंगी, इस फेयर में पार्टिसिपेट करेंगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि फोकस कंट्री कौन सा है, कोई भी आपका ये जो बुक फेयर वगैरह होता है उसमें एक फोकस कंट्री होती है, तो इस बार जो इसकी फोकस कंट्री है वो कौन सी है, वो है स्पेन। ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में फोकल कंट्री कौन सी है, तो ये आपका स्पेन है और ये दूसरी बार आपका फोकल कंट्री बना है। सो स्पेन इस बार दूसरी बार क्या है, फोकल कंट्री बनी है। सो स्पेन इज द फोकल कंट्री फॉर द सेकंड टाइम दिस ईयर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि थाईलैंड, ये जो थाईलैंड है ये पहली बार इस फेयर में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दो चीज याद करनी है, पहला कि फोकल कंट्री कौन सी है, तो फोकल कंट्री ये आपका स्पेन है, दूसरी बार ये आपका फोकस कंट्री बना है। और थाईलैंड पहली बार इस फेयर में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। हो गया सबको, ठीक है। चलिए अब हम ये जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है इसकी हम बात करें, तो ये एशिया का लार्जेस्ट बुक फेयर है ना। अगर हम इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर की बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट बुक फेयर इन द एशिया। और मोस्ट ऑफ द जो बुक लोग हैं वो इस बुक फेयर में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एशिया का तो लार्जेस्ट बुक फेयर है, बट अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इट इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनुअल कलेक्शन ऑफ बुक। ये जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है ये आपका एशिया का लार्जेस्ट बुक फेयर है। ठीक है, और ये आपका वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट है। अगर ये थर्ड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट और सेकंड पर भी कोई होगा। फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर आपका है फ्रैंकफर्ट बुक फेयर। ठीक है, फर्स्ट पर फ्रैंकफर्ट बुक फेयर है और सेकंड की बात करें तो लंदन बुक फेयर है। ठीक है, सेकंड पर कौन है, लंदन बुक फेयर। और थर्ड पर हमारा इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड की बात करें तो पूरी दुनिया का ये तीसरा लार्जेस्ट एनुअल बुक कलेक्शन है बुक का। फर्स्ट पर कौन है, फ्रैंकफर्ट बुक फेयर, और दूसरे पर है लंदन बुक फेयर, तीसरे पर हमारा इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है। अगर हम इस फेयर की बात करें, ये जो बुक फेयर है ना, इसका इनॉग्रेशन हुआ था, मतलब ये पहली बार आपका स्टार्ट किया गया था 1976 में। ये जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है ये पहली बार स्टार्ट किया गया था 1976 में, एक स्मॉल स्केल लेवल पर। जो भी कोलकाता के पब्लिशर और बुक सेलर गिल्ड हैं उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1976 में। और अभी ये वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट एनुअल कलेक्शन ऑफ बुक बन गया है। बताइए, थर्ड एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल, जो तीसरा एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल है ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। खादी फेस्ट, ये जो खादी मुंबई है ना, ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। सारस फेयर 2023, ये करेक्ट आंसर है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो सारस फेयर ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। नेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये जो मिलेट है, मिलेट से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट हमारे बजट में किया गया है जो 12:30 बजे आपको बताएंगे। और में है ना, इसका आंसर क्या होगा, बेंगलुरु, जिसको पहले हम बैंगलोर बोलते थे। एंड एनुअल इथनिक ममानी फेस्टिवल ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, लद्दाख में, है ना। सो ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। अच्छा, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, सो यहाँ पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, हमारी जो एजुकेशन से रिलेटेड एक पूरा डेटा है उसका क्या किया गया, सर्वे किया गया 2020 और 21 के लिए, और इसकी एक रिपोर्ट आई है। तो इस हेडलाइन को बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपको इस हेडलाइन से मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक ओवरव्यू देखें इस सर्वे का, ऐश जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, याद रखिएगा फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए है ये। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर जो इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में वो आपका इंक्रीज हुआ है ना, 4.14 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है 2020 और 21 में इन कंपैरिजन टू 2019 एंड 21। इसके अलावा सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है 21% का। और जो फीमेल इनरोलमेंट है वो भी क्या हुआ है, पहली बार 2 करोड़ को क्रॉस किया है। ठीक, तो ओवरऑल क्या क्या चीजें हैं इस सर्वे में उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका रिपोर्ट है, ऐश रिपोर्ट है ना,
ये क्या है आपका जो एस रिपोर्ट है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसके अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा कॉलेजेस हमारी कंट्री में जिस स्टेट में है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर टॉप पर है। क्लियर हो गया? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, इस सर्वे के अकॉर्डिंगली जिस स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो कौन सा है? यूपी। सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र और थर्ड पर कौन है? कर्नाटका। तो सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा आपका कॉलेज है। तो यूपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस इन द कंट्री। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा कॉलेजेस जिस स्टेट में है वो है यूपी, उसके बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद है कर्नाटका। ठीक है, और वहीं अगर हम टॉप 10 की बात करें तो राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, केरला, ये सभी ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर एटलीस्ट 29 या फिर उससे ज्यादा कॉलेजेस हैं पर लैख पॉपुलेशन। मतलब पर लैख पॉपुलेशन पर 29 से भी ज्यादा यहाँ पर क्या है? कॉलेजेस हैं। क्लियर हुआ? तो सबसे ज्यादा कॉलेज कहां पर है? यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है और थर्ड पर कौन है? कर्नाटका। टॉप 5 स्टेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर यूपी है, सेकंड पर महाराष्ट्र है, थर्ड पर कर्नाटका है, फोर्थ पर राजस्थान है और फिफ्थ पर कौन है? तमिलनाडु। यहाँ तक के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस सर्वे में बताया गया है, तो वन बाय वन वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऑफर अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स। ये जितने भी कॉलेजेस हैं इनमें से ज्यादातर कॉलेज अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम को ही ऑफर करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ओनली 2.9% कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस हमारी कंट्री में हैं उसमें से सिर्फ 2.9% कॉलेजेस ऐसे हैं जो पीएचडी लेवल प्रोग्राम को ऑफर करते हैं और 55.2% ऐसे कॉलेजेस हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम को ऑफर करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस हैं वो अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम ऑफर करते हैं और उसके अलावा सिर्फ 2.9% ऐसे कॉलेजेस हैं जो पीएचडी कराते हैं और 55.2% कॉलेजेस ऐसे हैं जो पीजी भी करवाते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम को भी ऑफर करते हैं। क्लियर हो गया? याद आपको ये परसेंटेज करना है क्योंकि एग्जाम में डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ है? नेशन वाइड इंक्रीमेंट दिखाया है इन ऑफ 7.5% in student enrollment in 2020-21 as compared to 2019-20। मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2019 और 20 में, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है उसके कंपैरिजन में जो स्टूडेंट का इनरोलमेंट हुआ है, मतलब जिन भी कैंडिडेट्स ने एडमिशन करवाया है वो आपका इंक्रीज हुआ है 7.5% से इन फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 था उसको अगर हम कंपेयर करें 2020 और 21 से, तो उसमें हमें 7.5% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है इन स्टूडेंट इनरोलमेंट। जो छात्र नामांकन है उसमें 7.5% का नेशन वाइड इंक्रीज यानी कि राष्ट्रव्यापी वृद्धि देखने को मिली है। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट 2.9% आपको याद करना है जो पीएचडी ऑफर करते हैं, 55.2% याद करना है जो पीजी ऑफर करते हैं, और इंक्रीमेंट जो हुआ है स्टूडेंट इनरोलमेंट में वो कितने परसेंट का हुआ है? 7.5% का। आगे देखते हैं। इसके अलावा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है फॉर द एज ग्रुप 18 टू 23, जो 18 से 23 साल का एज ग्रुप है, इसमें जो इनरोलमेंट हुआ है इस एज के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो आपका 25.6% से इंक्रीज होके कितना हो गया है? 27.3%। मतलब अगर हम एक जो सकल नामांकन अनुपात होता है, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, मतलब जो एज ग्रुप है 18 से 23 साल के जो भी स्टूडेंट है इनके हम इनरोलमेंट की बात करें तो 2019-20 में ये 25.6% था, बट अभी 2020 और 21 में ये इंक्रीज होके कितना हो गया? 27.3%। दैट मीन सिंपल सा हमें याद करना है कि 18 से 23 साल की एज ग्रुप के जो भी स्टूडेंट्स हैं इनका इनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 25.6% टू 27.3%। 2019-20 में जो 25.6% था वो कितना हो गया है? 27.3% हो गया। क्लियर हो गया? एज ग्रुप याद रखिएगा 18 टू 23 ईयर एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ये कितना इंक्रीज हुआ है? 25.6% से 27.3%। सारी वैल्यूज आपको याद करनी है क्योंकि एग्जाम में सिर्फ डेटा पूछा जाता है, बाकी सारी चीजें एग्जामिनर खुद ही क्वेश्चन में बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करते हैं। जेंडर पैरिटी इंडेक्स मतलब यहाँ पर हम मेल फीमेल का कंपैरिजन करते हैं कि कितनी फीमेल ने इनरोलमेंट कराया और कितने मेल ने इनरोलमेंट कराया। तो यहाँ पर जो रेशियो है फीमेल टू मेल है ना, ये आपका इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1 टू 1.05। मतलब जो फीमेल और मेल का रेशियो है कि कितने लोगों ने इसमें इनरोलमेंट करवाया है, तो 2017-18 में जो आपका 1 था ये 2020-21 में इंक्रीज होकर कितना हो गया है? 1.05। ठीक है,